Node.js में कोई भी हैवी काम करना हो तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि वर्कर थ्रेड्स को यूज़ करें या फिर चाइल्ड प्रोसेस को। दोनों ही मेन थ्रेड को ब्लॉक होने से बचाते हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वर्कर थ्रेड्स सेम प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, जो कि फास्ट कम्युनिकेशन, शेयर्ड मेमोरी एंड CPU हैवी टास्क के लिए परफेक्ट है। जबकि चाइल्ड प्रोसेस एक बिल्कुल नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं, एक अलग मेमोरी स्पेस के साथ, और सिस्टम कमांड एंड आइसोलेशन चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में हम समझेंगे वर्कर थ्रेड्स एंड चाइल्ड प्रोसेस के बीच का डिफरेंस, ताकि आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओ कि कब आपको कौन सा यूज करना है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं Node.js में वर्कर थ्रेड्स एंड चाइल्ड प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन इस वीडियो को भी शुरू करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं। अगर लेकिन आपको नहीं पता कि चाइल्ड प्रोसेस क्या होती हैं या फिर वर्कर थ्रेड्स क्या होते हैं, तो मैंने अपनी पिछली दो वीडियोज़ में एक्चुअली इन दोनों के बारे में डिटेल में बात की है। तो उन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर से चेकआउट करें और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इन दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पहले से पता होगा, लेकिन थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए हम समझ लेते हैं कि जो Node.js है वो सिंगल थ्रेडेड है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक सिंगल इवेंट लूप पर एग्जीक्यूट होता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई CPU हैवी टास्क है या फिर कोई लार्ज लूप्स हैं या फिर कोई डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम, तो वो हमारे इवेंट लूप को ब्लॉक कर देते हैं और फ्रीज कर देते हैं हमारे पूरे के पूरे सर्वर को ही। तो जो Node.js है वो हमें सॉल्यूशन देता है तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, जो कि है चाइल्ड प्रोसेस और वर्कर थ्रेड्स। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। हम इस वीडियो में उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ अ चाइल्ड प्रोसेस, की चाइल्ड प्रोसेस होती क्या है। चाइल्ड प्रोसेस इज़ अ सेपरेट OS प्रोसेस। जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा होता है तो आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड में मेमोरी एलोकेशंस होते हैं, इवेंट लूप होता है, तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में होती हैं। लेकिन जो चाइल्ड प्रोसेस होती है इसके लिए एक डिफरेंट पूरी ही प्रोसेस बनाई जाती है, जिसमें उसकी खुद की मेमोरी होती है, खुद का इवेंट लूप होता है, और ये कम्युनिकेट करता है वाया IPC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इसको हम क्रिएट करते हैं यूजिंग, हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, exec फंक्शन, स्पॉन फंक्शन एंड फॉर्क फंक्शन। और ये बेस्ट होता है अगर हमें कोई भी शेल कमांड रन करनी हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को रन करना हो या फिर कोई भी लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को रन करना हो, तो हम चाइल्ड प्रोसेस का यूज़ एफिशिएंटली कर सकते हैं। या फिर मैं यूँ कहूँ कि उस जगह हमें चाइल्ड प्रोसेसेस का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद समझते हैं कि वर्कर थ्रेड क्या होते हैं। जो वर्कर थ्रेड है वो रन करते हैं इनसाइड द सेम प्रोसेस। अभी जैसे मैंने बताया कि जो चाइल्ड प्रोसेस है उसके लिए पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की अलग से प्रोसेस बनती है, लेकिन जो वर्कर थ्रेड होते हैं उसमें अलग से प्रोसेस नहीं बनती। जो प्रोसेस नॉर्मली चल रही होती है उसी के अंदर अलग से जो थ्रेड्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं या फिर वर्कर क्रिएट किए जाते हैं, जो कि हमारे CPU हैवी टास्क को कंप्लीट करते हैं, जिसका खुद का एक जावास्क्रिप्ट थ्रेड होता है। और ये मेमोरी भी शेयर करते हैं। जो चाइल्ड प्रोसेस है वो मेमोरी शेयर नहीं करते, लेकिन जो वर्कर थ्रेड है वो मेमोरी को शेयर करते हैं। क्योंकि सेम प्रोसेस है तो मेमोरी भी सेम होती है, इसलिए ये शेयर कर लेते हैं ईजिली। और ये कम्युनिकेट करते हैं वाया मैसेज पासिंग। और इनका यूज़ करते हैं हम कोई भी CPU हैवी जावास्क्रिप्ट का कोड हो या फिर कोई भी हमें पैरेलल कंप्यूटेशन करना हो या फिर परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोई भी टास्क हो, तो हमें वर्कर थ्रेड का यूज़ करना चाहिए। अब जो इन दोनों के आर्किटेक्चर में डिफरेंस है वो ये है कि चाइल्ड प्रोसेस की एक पेरेंट प्रोसेस होती है, जैसा मैंने बताया कि जो मेन प्रोसेस होती है, और एक चाइल्ड प्रोसेस होती है जिसकी खुद की पूरी सेपरेट मेमोरी होती है। लेकिन जो वर्कर थ्रेड होता है वो हम जानते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एक इवेंट लूप या फिर मेन थ्रेड पर रन होता है। तो जब हम वर्कर थ्रेड बनाते हैं तो सिर्फ एक थ्रेड क्रिएट होता है, ना कि पूरी की पूरी प्रोसेस। तो जो वर्कर थ्रेड होते हैं उसमें एक अलग से थ्रेड बनती है जो कि शेयर करती है, सेम प्रोसेस में होती है और मेमोरी को भी शेयर करता है ये। अब आप चाइल्ड प्रोसेस एंड वर्कर थ्रेड को ऐसे समझिए। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने दो प्रोसेस बनाई, एक तो ये है और एक
ये है। आप इन दोनों को कंसीडर कीजिए कि जावास्क्रिप्ट की प्रोसेस हैं जिनमें खुद का एक मेन थ्रेड है। तो जब हम वर्कर थ्रेड क्रिएट करते हैं तो होता क्या है कि जो आप इस प्रोसेस के अंदर ये मेन थ्रेड देख रहे हैं, तो सिर्फ ये जो मेन थ्रेड है ये यहाँ से कॉपी होती है और यहाँ पर एक और जो है वो थ्रेड क्रिएट कर दी जाती है जिसको हम कहते हैं वर्कर थ्रेड। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो थ्रेड है वो इसी सेम प्रोसेस के अंदर ही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जो वर्कर थ्रेड हमने क्रिएट किया है वो इस प्रोसेस से बाहर है, इसी सेम प्रोसेस के अंदर है और इसकी जो मेमोरी है वो ही इसको शेयर कर रही है। मीन जो भी प्रोसेस होती है उसकी सिर्फ एक मेमोरी एलोकेट होती है, तो वही मेमोरी को मेन थ्रेड भी शेयर कर रहा है और सेम मेमोरी को वर्कर थ्रेड भी शेयर कर रहा है। और मान लो अगर हम एक और वर्कर थ्रेड बनाएं तो वो क्या होगा, इसी सेम प्रोसेस में क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक और वर्कर थ्रेड क्रिएट हो जाएगी जैसे जैसे आप वर्कर थ्रेड क्रिएट करते जाएंगे। लेकिन जब हम चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं तो होता क्या है कि जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आप देख रहे हैं ये क्रिएट हो जाती है सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही, जिसका खुद का एक मेन थ्रेड होता है। मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर मान लो आप एक और चाइल्ड थ्रेड बनाएं तो वो सिमिलरली बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोसेस उसका भी क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से कुछ जो है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार कुछ वर्कर थ्रेड्स क्रिएट होते हैं कि वर्कर थ्रेड्स में सिर्फ जो थ्रेड है वो नया क्रिएट होता है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस में पूरी की पूरी जो जावास्क्रिप्ट प्रोसेस होती है वो क्रिएट होती है। तो उम्मीद है आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। जो चाइल्ड प्रोसेस होती हैं उनकी मेमोरी सेपरेट होती है, लेकिन जो वर्कर थ्रेड होते हैं वो शेयर करते हैं मेमोरी को। जो चाइल्ड प्रोसेस होता है उनका जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन वर्कर थ्रेड का लो होता है, क्योंकि वर्कर थ्रेड में सिर्फ थ्रेड अकेला क्रिएट होता है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस में पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट प्रोसेस क्रिएट होती है। जो कम्युनिकेशन है वो आईपीसी के थ्रू होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और जो वर्कर थ्रेड है वो मैसेज पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जो क्रैश इम्पैक्ट होता है वो आइसोलेटेड होता है चाइल्ड प्रोसेस में, लेकिन जो वर्कर थ्रेड है वो इफेक्ट कर सकता है आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन को। ऐसा क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जो चाइल्ड प्रोसेस की स्पीड है वो स्लो होती है, लेकिन जो वर्कर थ्रेड की स्पीड है वो फास्ट होती है। अब हम समझते हैं कि क्रैश इम्पैक्ट चाइल्ड प्रोसेस और वर्कर थ्रेड पर डिफरेंट क्यों होता है। अब समझते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वर्कर थ्रेड्स होते हैं अगर उसमें कुछ भी एरर आता है तो हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, समझते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो वर्कर थ्रेड है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है। तो होता क्या है कि जब भी मान लो ये इस वर्कर थ्रेड में कोई एरर आया तो इम्पैक्ट जो है वो हमारी इस प्रोसेस पर ही तो पड़ेगा, और ये हमारी एक मेन प्रोसेस है, तो इसीलिए पूरा का पूरा हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। लेकिन अब मान लो हमने ये जो चाइल्ड प्रोसेस बनाई है इसमें कोई एरर आया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चाइल्ड प्रोसेस में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस ही डिफरेंट होता है वो। तो इसलिए हमारा जो ये मेन प्रोसेस है इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर चाइल्ड प्रोसेस में कोई भी एरर आता है। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस और वर्कर थ्रेड्स में कम्युनिकेशन किस प्रकार डिफरेंट होता है। अब चलिए समझते हैं वर्कर थ्रेड्स एंड चाइल्ड प्रोसेस में कौन किससे ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस वाइज भी, एंड कौन कम मेमोरी कंज्यूम करता है। अब जैसा आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि मैंने कोड लिख रखा है। अब इसमें हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि मैंने कोड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी पिछली 2 वीडियोस में, जिसमें मैंने वर्कर थ्रेड्स और चाइल्ड प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्कर क्लास को इंपोर्ट कर रखा है और यहाँ पर हमने OS मॉड्यूल को भी इंपोर्ट किया है। अब OS मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया है ताकि हम अपने CPU के कोर्स निकाल पाएँ कि CPU में हमारे कितने कोर्स हैं। यहाँ पर हमने डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ किया जो कि हमें CPU की लेंथ देती है। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बड़ा सा नंबर लिया है टोटल में, और जो हम वर्कर बनाएंगे वो कितने बनाएंगे, जितने हमारे CPU का काउंट होगा उतने ही हम हमारे वर्कर्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चंक क्रिएट किया हुआ है। अब ये चंक क्या है कि जो टोटल हमारा नंबर है, जो हमने ये बड़ा सा नंबर लिया हुआ है और हमारे जितने वर्कर्स हैं या फिर जितने हमारे CPU के कोर्स हैं उसको हमने यहाँ पर इससे डिवाइड किया हुआ है। आप ऐसा समझिए कि मान लो हमारा जो नंबर अगर होता 100 और हमारे जो CPU के कोर्स हैं वो होते मान लो 4, तो डिवाइड करने पर आता कितना, डिवाइड करने पर आता 25। तो हमने कुल मिलाकर इसको, ये जो नंबर है इसको हमारे CPU के जितने कोर्स हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड किया है।
और हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं, कंप्लीटेड एंड फाइनल सम। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जो हमारे ये टोटल नंबर है तो 0 से लेकर इतने नंबर तक जो इन सारे नंबर्स का सम होगा वो हम निकालेंगे यूजिंग वर्कर थ्रेड एंड चाइल्ड प्रोसेस एक एक करके। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीटेड और फाइनल सम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पर हमने कंसोल लॉग कराया कि हमारे टोटल CPU के कोर्स कितने हैं तो उतने ही हमारे वर्कर्स क्रिएट होंगे। उसके बाद हमने कंसोल डॉट टाइम का यूज़ किया हुआ है, ये हमें बताता है कि हमारा जो कोड है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ पूरा। यहाँ पर हमने यहाँ पर कंसोल डॉट टाइम लिया है और नीचे हमने यहाँ पर कंसोल डॉट टाइम एंड भी लिया हुआ है। यहाँ पर हमें कंसोल डॉट टाइम और कंसोल डॉट टाइम एंड में एक आर्गुमेंट पास करना होता है और आर्गुमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा जो एक्चुअल टाइम है दोनों के बीच में डिफरेंस निकल कर अपने आप आ जाता है। इसके बाद हमने एक फॉर लूप का यूज़ किया है और जो फॉर लूप है वो चलेगा i = 0 से लेकर हमारे जो वर्कर बनेंगे उससे एक लेंथ कम तक वर्कर बनेंगे। मीन्स कितने वर्कर बना रहे हैं हम, जितनी हमारी CPU की लेंथ है। अब जो मेरा CPU है वो 8 कोर्स का है तो हमारे वर्कर्स भी बनेंगे 8। तो हमारा जो ये लूप है वो 0 to लेकर 7 तक चलेगा, 0 से 7 तक। ये जो हमारा लूप है वो चलेगा 0 से 7 तक इन माई केस। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने बनाया है एक वेरिएबल स्टार्ट और एक वेरिएबल एंड। अभी इसका क्या यूज़ है मैं समझाता हूँ। हमने जो स्टार्ट लिया है वो लिया है i मल्टीप्लाई बाय चंक। जो हमने यहाँ पर चंक निकाले थे, जो हमने हमारे जो बड़ा नंबर था उसको हमने डिवाइड किया था अपने CPU के कोर से। अगर मान लो 100 था तो हमने डिवाइड किया 4 से। अगर हमारे CPU के कोर्स 4 हो तो निकल कर आएगा 25 नंबर। तो आप ऐसा समझिए कि ये चंक हो गया 25। उसके बाद हमने इस चंक को मल्टीप्लाई किया है i से। तो अब आप समझिए थोड़ा सा कि अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं स्टार्ट और यहाँ ले लेते हैं एंड। तो अब सबसे पहले i का जो नंबर है वो क्या आएगा 0 और 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो अल्टीमेटली क्या आएगा 0। उसके बाद हमने जो दूसरा वेरिएबल लिया हुआ है वो लिया हुआ है एंड। इसमें हमने कंडीशन दी है सबसे पहले कि i अगर वर्कर -1 के इक्वल हो तो फर्स्ट जो हमारा i है वो 0 होगा। तो अभी तो ये वर्कर -1 के बराबर नहीं होगा। हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो 4 हों। तो अगर इसके इक्वल हो जाता है तो हम टोटल ले लेंगे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू भी है, और अगर नहीं होता है तो हम स्टार्ट प्लस चंक ले लेंगे। हमारा जो स्टार्ट है वो कितना है 0 और जो चंक कितना था वो था 25। तो हमारा जो एंड हो गया इस केस में वो हो जाएगा कितना 25। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमने लिया है अगेन स्टार्ट इक्वल i मल्टीप्लाई बाय चंक। अब जो सेकंड लूप चलेगा, सेकंड आइटरेशन होगा, उसमें i की वैल्यू जो क्या होगी वो होगी 1 और हमारे चंक की वैल्यू कितनी थी 25। तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा अब इस केस में 25। उसके बाद अगेन जो हमने बताया था वर्कर कितने हमारे 4 और i = 1 जो है वो 3 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि वर्कर -1 3 तो इक्वल नहीं होगा। तो अगेन जो हो जाएगा वो होगा स्टार्ट प्लस चंक। तो अब इस केस में जो एंड है वो कितना होगा, वो होगा 50 क्योंकि 25 + 25 क्योंकि स्टार्ट कितना है अब हमारा 25 और चंक कितना है 25। तो हो जाएगा ये 50 एंड देन उसके बाद अगेन जो स्टार्ट है वो हो जाएगा 50 एंड सिमिलरली जो हमारा एंड है वो हो जाएगा 75। एंड अगले आइटरेशन में क्या होगा कि जो स्टार्ट है वो i मल्टीप्लाई बाय चंक। अब i की वैल्यू लास्ट में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और जब 3 का मल्टीप्लाई 25 से होगा तो 75। तो जो हमारा i है वो 75 हो जाएगा। और अब इस केस में जो i है उसकी वैल्यू हो चुकी है 3 और जो वर्कर -1 है वो भी 3 हो जाएंगे। तो हमारा जो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और हमारा जो अब एंड की वैल्यू होगी वो होगी टोटल। और हमारा टोटल था कितना, वो था ये एक्चुअल नंबर और हमारे इस केस में हम 100 मानकर चल रहे थे तो हमारा हो जाएगा कितना 100। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हमने क्या किया है। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर ये जो हमारा बड़ा नंबर है उसको हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टार्ट और एंड में। तो अब क्या करेंगे हम कि हमारे जो एक एक करके स्टार्ट और एंड आते जाएंगे और हमारे हम एक एक करके वर्कर्स क्रिएट करते जाएंगे और उसमें वर्कर डेटा में हमारा जो स्टार्ट और एंड है वो सेंड करते जाएंगे। तो हमारे जो वर्कर्स क्रिएट होंगे उसमें हमारे जो वर्कर डेटा है वो मिलता जाएगा उन्हें। उसके बाद जो वर्कर से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, जो मैसेज मिलेगा, उसको हम लिसन भी कर रहे हैं। worker.on से मैसेज इवेंट होता है, उम्मीद आपको याद होगा, और जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको हम फाइनल सम में ऐड करते जा रहे हैं।
जो भी हमारा रिजल्ट होगा, फाइनल सम हमने 0 लिया था, और जैसे जैसे हमारा फाइनल सम आता जाएगा, रिजल्ट आता जाएगा एक्चुअली, उसे हम फाइनल सम में ऐड करते जाएंगे, और हमारा जो कंप्लीटेड की वैल्यू थी जो 0 थी उसको भी हम एक एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और जब हमारा जो लास्ट वर्कर होगा वो हमें सेंड करेगा रिजल्ट, मींस कंप्लीटेड की वैल्यू जब हमारे वर्कर के इक्वल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंसोल डॉट टाइम एंड है उसको भी हमने कंसोल करा दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारा लास्ट वाले वर्कर के रिस्पॉन्स भेजने का टाइम और ये जो हमारा फॉर लूप चलना स्टार्ट हुआ था इसका टाइम अपने आप माइनस होके हमें मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स में देखने को मिल जाएगा। और हम इसके अंदर ही हमारा जो फाइनल सम है उसको भी हमने कंसोल लॉग किया है। अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे वर्कर डॉट जेएस में कि उसमें हमने क्या कोड किया है। इस फाइल को मैं सेव करूंगा और हम हमारे वर्कर डॉट जेएस में जाएंगे। तो वर्कर डॉट जेएस में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले तो हमारा जो वर्कर डेटा है उसको इम्पोर्ट किया है, जिसमें हम स्टार्ट और एंड भेज रहे थे, उसको हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। और हमने यहाँ पर पेरेंट पोर्ट को भी इम्पोर्ट किया है, और पेरेंट पोर्ट से हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं हमारी मेन थ्रेड में। जो भी रिजल्ट हमें हमारे जो हैवी फंक्शन है उससे देखने को मिलेगा, और हैवी फंक्शन में हम हमारा जो स्टार्ट और एंड है उसको सेंड कर रहे हैं। अब इस हैवी फंक्शन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब इस हैवी फंक्शन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। हैवी फंक्शन में हमने सबसे पहले स्टार्ट और एंड पैरामीटर्स लिए हैं, उसको हमने कंसोल लॉग करा दिया आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम स्टार्ट और एंड एक्चुअल में क्या भेज रहे हैं। उसके बाद हमने एक सम वेरिएबल लिया है, 0 से इनिशियलाइज किया है, और हम फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, आई की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो और एंड तक हम फॉर लूप अपना चला रहे हैं। और सम में हम वैल्यूज़ को ऐड करते जा रहे हैं। जो भी हमारी आई की वैल्यू आती जाएगी उसे हम सम में ऐड करते जाएंगे, और जैसे ही हमारा फॉर लूप पूरी तरह चल चुका होगा तो हम यहाँ से जो भी हमारा सम होगा उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं फिर से बता दूं, हमने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट और एंड निकाले। हमारा जो टोटल नंबर था उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे जितने सीपीयू के कोर्स हैं उतने ही हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, और हम हमारे उतने ही वर्कर्स बनाए, और उसमें हमने अपना स्टार्ट और एंड भेज दिया वर्कर डेटा में। और जैसे जैसे हमें हमारे वर्कर थ्रेड से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा, उस रिजल्ट को हमने फाइनल सम में ऐड किया। हम कंप्लीटेड की वैल्यू भी ऐड करते जा रहे हैं या इंक्रीज करते जा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि जब हमारा लास्ट वर्कर से हमारा डेटा है तो उस लास्ट वर्कर में हमने क्या किया, कंप्लीटेड को वर्कर से कंपेयर कराया, और अगर जो कंप्लीटेड की वैल्यू है वो हमारे लास्ट वर्कर या वर्कर की लेंथ के बराबर है तो हमने हमारा कंसोल डॉट टाइम एंड को प्रिंट कराया, और हमने हमारे फाइनल सम को भी प्रिंट करा लिया। फाइल को हम सेव करेंगे और हम हमारे जो मेन थ्रेड है उसको रन करेंगे। मेन थ्रेड नहीं, एक्चुअली मेन वर्कर, उसको रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सीपीयू की कोर्स टोटल है 8, और जो मेमोरी कंजप्शन है वो है 36 MB। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे स्टार्ट और एंड हैं जो हमने यहाँ पर हैवी टास्क में प्रिंट कराए थे। सबसे पहले हमने स्टार्ट प्रिंट किया था, उसके बाद एंड। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो नंबर है वो आगे पीछे है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हम वर्कर क्रिएट करते जा रहे हैं वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कोई वर्कर जल्दी क्रिएट हो जाए, कोई थ्रेड क्रिएट होने में टाइम ले ले, तो इसलिए हमारे जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट है वो शुरू हुआ 0 से, और जो सेकंड नंबर था वो था ये 6250, और उसके बाद जो नेक्स्ट था वो 625 ये रहा, और जो एंड था वो 1250, एंड देन ये 1250 से लेकर 18750, एंड यहाँ पर नीचे 18750 से 250। उम्मीद है अल्टीमेटली आपको समझ आया गया होगा कि स्टार्ट और एंड को हमने किस तरह से डिवाइड किया है। हमारा जो वर्कर था उसने पूरा टाइम लिया इसको ऐड करने में 1.134 सेकेंड्स का, और जो हमारा फाइनल सम आया वो ये आया। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि जो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 1.134 सेकेंड्स, और जो हमारी टोटल मेमोरी कंजप्शन था वो था 36 और 37 MB के अप्रॉक्सीमेट। अब हम यही सेम काम चाइल्ड प्रोसेस के द्वारा करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, हमारे ये मेन चाइल्ड कोड है, और इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस को ही फॉलो किया है। सबसे पहले हमने हमारे जो फॉर्क मेथड हमें चाइल्ड प्रोसेस से देखने को मिलता है उसको हमने इंपोर्ट किया, हमारे OS मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जिससे हमें हमारे CPU के कोर्स की लेंथ पता चलेगी। हमने हमारा जो टोटल लिया वो बिल्कुल सेम लिया है जो हमने वर्कर क्लास में लिया था, वर्कर वाले थ्रेड में लिया था, मेन वर्कर थ्रेड में, और उससे हमने OS मॉड्यूल से हमने हमारे CPU का काउंट निकाला। जो CPU का काउंट था उतने ही हम चिल्ड्रन बनाएंगे अपने,
और अगेन हमने सिमिलरली जितने चिल्ड्रन थे उतने हमने हमारे जो टोटल था उसको डिवाइड कर लिया, उससे चंक निकाला। अगेन हमने सिमिलर कंप्लीटेड और फाइनल सम वेरिएबल लिए और यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया टोटल मेमोरी का। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो मेन वर्कर है, जो आपने यहाँ पर देखा कि हमारी जो टोटल मेमोरी मैंने बताया था 36 और 37 MB के रिस्पेक्ट में या फिर बीच में रही थी, तो वो हमें इससे पता चला था हमारे पास process.memory_usage.rss फंक्शन होता है, जिससे हमें जो हमारी मेमोरी कंजप्शन है वो देखने को मिलता है। जो जिस फाइल में भी हम इस प्रोसेस को या फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस फाइल का हमें मेमोरी यूसेज देखने को मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो वर्कर थ्रेड होते हैं वो मेमोरी को शेयर करते हैं, तो अब मेमोरी शेयर हो रही है तो अल्टीमेटली जो मेन थ्रेड जिस प्रोसेस में काम कर रही है उस प्रोसेस की जो जितनी भी मेमोरी होगी थ्रेड के द्वारा यूज़ की हुई वो सारी एक ही प्रोसेस में हमें देखने को मिल जाएगी। इसलिए हमें जो एक ही फाइल में हम मेमोरी यूसेज फंक्शन को कॉल करेंगे और हमें सारे वर्कर की जितनी भी कंज्यूम की हुई मेमोरी होगी वो हमें देखने को मिल जाएगी। और हमें ये जो मेमोरी है वो बाइट्स में देखने को मिलती है, इसलिए हमने सबसे पहले 1024 से डिवाइड किया उसे केबा बाइट्स या फिर केबी में कन्वर्ट करने के लिए, और अगेन हमने उसको कन्वर्ट किया 1024 से मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं मेन चाइल्ड पर। तो मेन चाइल्ड में हमने क्या किया, फॉर्क मेथड को इंपोर्ट किया, उसके बाद ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, देन हमने हमारा जो टोटल था वो अगेन सिमिलर लिया वर्कर थ्रेड के जैसा ही, और हमने सीपीयू काउंट निकाला अपने os.cpu मेथड की हेल्प से, जिसमें लेंथ प्रॉपर्टी से हम अपने सीपीयू के कोर्स निकाल सकते हैं। जितने हमारे सीपीयू के कोर्स थे उतने ही हम चिल्ड्रन बनाएंगे, और हमने सेम मेथड का यूज़ करते हुए चंक निकाला, जितने हमारे टोटल था जो उसको हमने चिल्ड्रन से डिवाइड कर दिया, और अगेन हमने सिमिलरली कंप्लीटेड और फाइनल सम यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए जिनको 0 से असाइन कर दिया। उम्मीद है इन दोनों को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम अप्रोच है जो मैंने मेन वर्कर में यूज़ की थी। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल देखने को मिल रहा है टोटल मेमोरी का। अभी यहाँ पर क्यों बना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्कर थ्रेड है वो मेमोरी शेयर करते हैं, लेकिन जो चाइल्ड प्रोसेस होती हैं वो मेमोरी शेयर नहीं करती। हर एक चाइल्ड प्रोसेस एक अलग मेमोरी होती है, अलग उसकी थ्रेड होती है, सब कुछ अलग होता है, तो इसीलिए हमें उन सब की मेमोरी को ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसमें अलग से टोटल मेमोरी को टोटल मेमोरी वेरिएबल को क्रिएट किया है। और ये जो टोटल मेमोरी वेरिएबल है ये इस प्रोसेस का तो मेमोरी बता देगा, और हमें साथ ही साथ बाकी जितने भी चिल्ड्रन बनेंगे उनकी मेमोरी अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगी, तब जाके हमें हमारी फाइनल मेमोरी यूसेज पता चलेगा। उसके बाद हमने console.time किया है, इसमें हमने मल्टी चाइल्ड को पास कर दिया, और हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया है जिसमें हमने i=0 से जितने भी चिल्ड्रन हैं, जो कि मेरे केस में होंगे 8 क्योंकि 8 कोर CPU है। उसके बाद स्टार्ट और एंड बिल्कुल सिमिलर अप्रोच जो मेन वर्कर में थी, और हमने यहाँ पर चाइल्ड क्रिएट किया फॉर्क मेथड का यूज़ करते हुए, जिसमें हमने हमारी जो चाइल्ड फाइल थी उसको पास कर दिया, उसके एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव पाथ को मैंने पास कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, child.send किया हमारे जो स्टार्ट और हमारा जो एंड वेरिएबल था उसको, और जैसे जैसे हमारे चाइल्ड बनते जाएंगे वो प्रोसेस करेंगे और हमें मैसेज सेंड करेंगे, तो हमारे मैसेज इवेंट को हमने यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लिया। अब हमें मैसेज जो देखने को मिलेगा, और अगर उस मैसेज का टाइप रिजल्ट हुआ तो हम उसमें क्या करेंगे, फाइनल सम में उस मैसेज.सम को ऐड कर लेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम डायरेक्ट हमारे child.js में चलते हैं, तो आपको ये थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे जो हैवी यहाँ पर फंक्शन था जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था उसको सेम यूज़ किया है। कहाँ था हमारा हैवी फंक्शन, हैवी task.js, हाँ ये हमारा जो हैवी फंक्शन था सेम इसको मैंने यूज़ किया है। इसमें मैं स्टार्ट और एंड भेजता जाऊँगा हमारी चाइल्ड फाइल से, और हमारा जो सम है वो यहाँ से हमें देखने को मिलता जाएगा। तो हमने यहाँ पर चाइल्ड में क्या किया, हमने सबसे पहले तो हमारा जो हैवी फंक्शन था उसको कॉल किया, उसको इंपोर्ट किया, और जैसे जैसे हमें स्टार्ट और एंड मिलते जाएंगे हमारे मेन प्रोसेस से, तो हमें जो मैसेज इवेंट था वो मिलेगा और हमें स्टार्ट और एंड देखने को मिलेंगे। और ये स्टार्ट और एंड हमने हमारा जो हैवी फंक्शन था उसमें पास कर दिया, और ये हैवी फंक्शन क्या करेगा, हमें इस स्टार्ट और एंड में जितना भी सम होगा वो हमें देता जाएगा। जैसे जैसे हमें सम मिलेगा तो हम process.send में हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, इस ऑब्जेक्ट में है टाइप की टाइप क्या है, रिजल्ट है, और उसमें हमने सम पास किया है, और साथ ही साथ हमने RSS पास किया है कि जो process.memory यूसेज था इस चाइल्ड का वो कितना था।
तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम जैसे जैसे हमारे चाइल्ड बनते जाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो फाइल है ये अल्टीमेटली एक चाइल्ड प्रोसेस फाइल है, तो हर एक प्रोसेस की एक अलग मेमोरी यूसेज होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेमोरी यूसेज जितना भी था इस फाइल का वो निकाला और इसे हमने process.send में पास कर दिया। इसके बाद हमने निकाला कि अगर हमारा जो मैसेज डॉट टाइप है वो रिजल्ट के बराबर होता है, वैसे मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने और कोई टाइप यहाँ से तो भेजा था नहीं, बट इसको रहने देते हैं। काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ, अभी ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो हमारा फाइनल सम था उसमें हम ऐड करते चले गए हमारे मैसेज डॉट सम को। जो भी हमारा जो यहाँ से मैसेज देखने को मिलेगा उस मैसेज में हमने ये जो ऑब्जेक्ट पास किया है इसमें हमारे पास एक सम वेरिएबल है, तो जो भी सम आता जाएगा वो हमें मैसेज डॉट सम में देखने को मिलेगा। उसे हम हमारे जो फाइनल सम था हमने ऊपर यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज़ किया था उसमें हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमारी जो टोटल मेमोरी थी इस टोटल मेमोरी को भी हम हमारे जो मैसेज डॉट RSS हमने यहाँ से की पास की थी RSS, उसमें जो मेमोरी MB में देखने को मिलेगी वो हम यहाँ से इसमें भी ऐड करते जाएंगे मैसेज डॉट RSS में। और हमारा जो कंप्लीटेड है उसको भी इंक्रीज़ करते जाएंगे कि जैसे ही हमारा जो कंप्लीटेड है उसकी वैल्यू हमारे चाइल्ड के बराबर हो जाती है, चिल्ड्रन के बराबर हो जाती है, तो हम हमारा कंसोल डॉट टाइम एंड कर देंगे कि हमारी जो प्रोसेस है उसको चलने में कितना टाइम लगा और हमारा जो फाइनल सम है वो कितना निकला और हम अपने टोटल मेमोरी कंजप्शन हमारा कितना हुआ वो भी हमने इस कंप्लीटेड इफ़ के अंदर कंसोल लॉग करा दिया। और अगर हमारा कोई एरर आता है तो हमने एरर को भी जो है वो प्रिंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन चाइल्ड JS वाली फाइल है उसको रन करेंगे। तो नोट डॉट मेन चाइल्ड जैसे ही मैं कोड को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि अब इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले तो अगेन जो सेम है कि जो हमारा स्टार्ट और एंड था 0 से 6250 जो कि सेम इसमें भी था, तो ये तो सिमिलर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो है कि हमारा आप देखेंगे टोटल ऐप मेमोरी जो था वो 277 MB, इसमें जो टोटल मेमोरी यूसेज था वो था 36 MB सिर्फ, क्योंकि एक ही प्रोसेस क्रिएट हुई थी। लेकिन जो हमारे चाइल्ड के केस में टोटल कितनी प्रोसेस क्रिएट हुई हैं वो हुई हैं 8 प्रोसेस क्रिएट, क्योंकि जो मेरा CPU कोर है वो 8 है। मैंने इसमें शायद कंसोल नहीं किया, हाँ मैंने इसमें कंसोल नहीं किया। और हमारा जो यहाँ पे मल्टी चाइल्ड था उसने कितना टाइम लिया 1.192 सेकेंड्स, इसमें जो टाइम था वो 1.134 सेकेंड्स था। जो तो आप देख रहे हैं कि जो टाइम है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट स्टिल चाइल्ड प्रोसेस में ज़्यादा है, स्लाइटली ज़्यादा है। लेकिन जो टोटल मेमोरी कंजप्शन है वो इसमें 36 MB है और इसमें 277 MB है। अब समझते हैं कि इस टाइप का टास्क हो तो हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो जो CPU हैवी जावास्क्रिप्ट कोड होता है उसके लिए हमें वर्कर थ्रेड्स को यूज़ करना चाहिए। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड हो तो हमें चाइल्ड प्रोसेस यूज़ करनी चाहिए। कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम हमें रन करना हो तो अभी हमें चाइल्ड प्रोसेस यूज़ करना चाहिए। अगर कोई पैरेलल लूप्स हमें चलाना हो कि मान लो हमारा मेन काम भी हो रहा है और हमें पैरेलली में भी कोई लूप रन करना है तो हम वर्कर थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। अगर कोई CLI टूल होता है, कमांड लाइन टूल, तो हम चाइल्ड प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अगर कोई लार्ज डेटा हमें शेयर करना है तो हम वर्कर थ्रेड्स का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। अब समझते हैं एरर एंड क्रैश बिहेवियर दोनों के बारे में। जो चाइल्ड प्रोसेस होती हैं वो क्रैश होने पर अफेक्ट नहीं करती पेरेंट प्रोसेस को, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि ये आइसोलेट होती हैं एकदम अपनी मेन प्रोसेस से। लेकिन जो वर्कर थ्रेड है वो क्रैश होने पर हमारी मेन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो फास्टर कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस में रन हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन फास्ट होता है। अब समझते हैं कुछ रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस जो वर्कर थ्रेड्स हैं। अगर हमें इमेज प्रोसेस करनी है तो यूज़ करना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करना चाहिए, कोई भी इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करना हो यूजिंग क्रिप्टो मॉड्यूल तो भी हम वर्कर थ्रेड्स का यूज़ करना चाहिए, मशीन लर्निंग में यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई भी लार्ज कैलकुलेशन करनी हो। जो चाइल्ड प्रोसेस है, अगर हमें कोई कमांड चलानी हो, ना सिर्फ गिट की बट कोई भी कमांड लाइन की कमांड चलानी हो तो हमें चाइल्ड प्रोसेस यूज़ करनी चाहिए। कोई भी FFM PG टाइप की कमांड चलानी हो तो भी हम यूज़ करेंगे। डेटाबेस माइग्रेशन के लिए, बैकग्राउंड जॉब्स के लिए, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटी के लिए तो हम चाइल्ड प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कोई भी CPU हैवी जावास्क्रिप्ट का टास्क हो तो हम वर्कर थ्रेड का यूज़ करेंगे। अगर कोई कमांड हमें रन करनी हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम रन करना हो
तो हम चाइल्ड प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो हमने देखा जो वर्कर थ्रेड है वो जावास्क्रिप्ट रन करती है, चाइल्ड प्रोसेस भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करती हैं, लेकिन ये वर्कर थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी प्रोसेस हमें रन करना हो तो वो ये नहीं करती, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस को रन कर सकते हैं। वर्कर थ्रेड्स मेमोरी शेयर करते हैं, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस मेमोरी शेयर नहीं करते। जो स्टार्टअप कॉस्ट है वर्कर थ्रेड की वो कम होती है, लेकिन जो चाइल्ड प्रोसेस की स्टार्टअप कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वर्कर थ्रेड में सिर्फ थ्रेड नया क्रिएट होता है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस में पूरी की पूरी प्रोसेस क्रिएट होती है जावास्क्रिप्ट की। जो कम्युनिकेशन है वर्कर थ्रेड में वो फास्ट होता है क्योंकि सेम प्रोसेस होती है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेस में थोड़ा स्लो होता है। ये बेस्ट होते हैं CPU हैवी जावास्क्रिप्ट के लिए, लेकिन अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड हमें रन करनी हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल टास्क करना हो तो चाइल्ड प्रोसेस बेटर अप्रोच है। तो ये था वर्कर थ्रेड्स एंड चाइल्ड प्रोसेस के बीच डिफरेंस। अगले वीडियो में हम वर्कर पूल के बारे में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।